हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 52 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिका और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में। अगर आप मुझे पूछे कि मैम ऐसा कौन सा एक चैप्टर है जिसे करना ही करना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और लास्ट मोमेंट में इसे रिवाइज करना है, देन आई विल से कि आप पार्लियामेंट के चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसे देखेंगे। मैं हर एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करूंगी, इसे बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी और कुछ ट्रिक्स दूंगी। आपको क्या करना है, आपको हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तभी के तभी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट करना है, अभी याद करना है। और जैसे ही लेक्चर हो जाता है तब आपको इसको रिवाइज करना है प्लस रिकॉल करना है, जिससे कि आपको फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप कम से कम टाइम में सारा प्रिपेयर कर सको। ओके, अच्छा, अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने नोट्स इस तरह से बनाए हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में, जिससे कि आप किसी भी एक कीवर्ड्स को देख के सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सको। अंडरस्टूड? तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे दे दूंगी। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स देखे थे? डबल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, एब्सेंस एंड अदर केसेस। जल्दी से मैं आपको याद करवाती हूँ। डबल मेंबरशिप में हमने क्या देखा था, याद कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 था। ये रूल क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो मेंबर है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी एट द सेम टाइम, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एट द सेम टाइम, तो ये चलेगा नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो क्या कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951? अ पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस एट द सेम टाइम। याद रहेगा ये। अब देखो यहाँ पे और कौन सी बातें बोली गई है। पहली तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये इंडिविजुअल इलेक्ट हो जाते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो फिर ये क्या करे, देन ही और शी मस्ट, क्या है, ये मस्ट है 10 दिनों के अंदर अंदर ये उस हाउस में जाए यहाँ जहाँ पे ये सर्व करना चाहते हैं और इन्हें इन्फॉर्म करे कि मेरी दोनों भी जगह पे सीट है लेकिन मैं यहाँ पे आपको सर्व करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इनकी सीट है। अब ये 10 दिनों के अंदर अंदर लेट से इनको लोकसभा में सर्व करना है, तो लोकसभा में जाएंगे, यहाँ पे लोकसभा की अथॉरिटी को बताएंगे, सर देखिए मेरी सीट लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, मैं 10 दिन के अंदर आ गया हूँ, प्लीज़ आप जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कीजिए। अंडरस्टूड? अब लेट्स से कि ये ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो ऐसे समय में क्या होगा, इनकी जो राज्यसभा की सीट होगी ये वेकेंट हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? पहला देखो, इसको इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर पेपर में घुमा फिरा के पूछ ले, लेट से पूछ ले हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत सिंपल है समझने के लिए, राइट। अब देखो कोई एक सिटिंग मेंबर है, सिटिंग मेंबर मतलब लेट्स से कि लोकसभा है और राज्यसभा है। अब ये लोकसभा के ऑलरेडी सिटिंग मेंबर है, पहले ही यहाँ पे है मेंबर। अब क्या होता है, कुछ समय गया और कुछ समय के बाद ये राज्यसभा के भी मेंबर बन गए, ठीक है। अब ये दोनों भी जगह पे इलेक्ट हो गए हैं, फिर क्या होगा, ऐसे टाइम पे ध्यान से सुनिए, द सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। तो सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, इनकी 2 सीट आ गई। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि लोकसभा में इनकी 2 सीट है। अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे ही और शी मस्ट, इनका मस्ट है कि ये चूज करे, एक तो सीट ए रखिए आप अपने पास या फिर सीट बी रखिए अपने पास। अगर लेट से कि ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, इनकी दोनों सीट खाली हो जाएगी। समझ में आया? और एक कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट से कि कोई एक इंडिविजुअल यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों भी जगह पे है। अब ये इलेक्ट हो गए पार्लियामेंट में, हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब ये पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए हैं,
लोग स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, तो यहाँ पे ये मेंबर नहीं रह सकते दोनों भी, पार्लियामेंट की भी और स्टेट लेजिस्लेचर की। ही और शी मस्ट रिजाइन, इनको रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर। इन केस अगर पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आया है तो स्टेट लेजिस्लेचर को आप खाली करो विद इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर अंदर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बाकी की कुछ चीज़ें देखते हैं जो सिंपल है। एज फॉर फॉर्मेलिटी देख लेते हैं, अगर पूछ ले क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए और इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना। जैसे कि है ओथ एंड अफर्मेशंस। ये क्या होता है, देखो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको क्या करना होता है, ओथ लेनी होती है, अफर्मेशंस लेने होते हैं बिफोर सिटिंग। ठीक है, और ये किसके सामने ओथ लेते हैं, ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट ने किसी और व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होना चाहिए बाय द वे, तो उनके सामने इनको ओथ ले सकते हैं। ठीक है, अब एमपी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ क्या ले रहे हैं, वही बोल बच्चन आपको याद रखना है कि मैं आई विल बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अपहोल्ड करेंगे सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे वगैरह वगैरह। पर इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है आपको कि आप ओथ ले तो रहे हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो देखो, विदाउट टेकिंग ओथ, बिना ओथ लिए आप एज ए एमपी वोट नहीं कर सकते, आप प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को भी एंजॉय नहीं कर सकते। समझ में आया, इतना इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ और याद रखना कि एमपी पे पेनाल्टी भी लगती है, जैसे कि क्या, कुछ कर दे गलत काम, जैसे कि रूल्स में ऐसा लिखा है कि आप सीट्स आप बैठ नहीं सकते या फिर आप वोट नहीं कर सकते ओथ लेने से पहले, लेकिन कोई ऐसा कर देता है, या फिर ये एमपी जो है ये डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, या फिर ये इनको प्रोहिबिट किया गया है सीटिंग से या फिर वोटिंग से बाय द पार्लियामेंट्री लॉ, तो ऐसा कुछ होता है, ये इनको फॉलो नहीं करते हैं, फिर 500 रुपीज़ की इनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ओके, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, सैलरीज और अलाउंसेस का देख लीजिए, एमपी का कितनी होती है, क्या होती है। उससे इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखना कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है ये डिसाइड करती है कि एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज क्या होगी और अलाउंसेस क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, हु इज़ डिसाइडिंग, तो पार्लियामेंट इज़ डिसाइडिंग। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो पेंशन प्रोविजन, कोई पेंशन प्रोविजन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, पर यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट होती है ये प्रोवाइड करती है पेंशन के रिलेटेड चीज़ें। इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है सैलरीज अलाउंसेस पेंशन ऑफ एमपीज एक्ट, जो 1954 में लाया था। ओके, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती है इसकी यही एक्ट रेगुलेट करता है उसे। 2018 में यहाँ पे चेंजेस किए गए थे, 1 लाख की सैलरी की गई थी और बहुत से ऐसे चेंजेस किए गए थे। इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, बट जो यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट के रिलेटेड, पार्लियामेंट का जो रोल समझाया है, पार्लियामेंट का रोल समझना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अच्छा, इनको बाकी के भी बेनिफिट्स होते हैं वैसे, जैसे कि ट्रैवल, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये समझो कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि कोई लेट से कोई स्पीकर है, ठीक है, या फिर डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के, कोई चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, तो इनकी सैलरी भी हमारे पार्लियामेंट ही है जो डिसाइड करती है। और इनकी सैलरी के पैसे पता है कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे आते हैं। और यहाँ पे किसी तरह की एनुअल वोटिंग नहीं होती है, ये याद रखिएगा आप, कोई एनुअल वोटिंग नहीं है। यहाँ पे जो इनके पैसे हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जा रहे हैं। 2018 में कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो ये बस याद रखना है आपको। ओके, किसी स्टेटमेंट में अगर कहीं पे दे दे तो भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की आदत है, क्वेश्चंस में पॉलिटी के ये क्या करेंगे, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देंगे बड़े बड़े, फिर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो है ये पता होनी चाहिए। और आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस है इसको देखते रहिए, ठीक है। PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कांट एक्सप्लेन यू इट्स इंपॉर्टेंस। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस आपकी जो ऑप्शनल है उसके क्वेश्चंस हमेशा देखते रहिए। इसके क्वेश्चंस, इसके साथ साथ जो आपके प्रीलिम्स के आंसर्स है ये आपके बाय हार्ट होने चाहिए, बिल्कुल। आई एम सेइंग दिस, बाय हार्ट कर लीजिए आप। ओके, अब देखो
नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पे है लोकसभा, यहाँ पे है राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा में है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में है कौन, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। अब यहाँ पे स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर है उसके साथ साथ कौन कौन है, पैनल है। पैनल किसका है, चेयरपर्सन्स का। और यहाँ पे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के साथ साथ और क्या है, यहाँ पे भी पैनल है। पैनल किसका है, वाइस पर्सन्स का। ओके, और ये सब मिला के ही बनाते हैं कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे ये। ठीक है, अब देखो पहले तो देखते हैं कि अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है। राइट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, गारंटीड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहले समझते हैं कि टेन्योर और इलेक्शन एंड टेन्योर क्या है। सबसे पहले इनको इलेक्ट किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, मेंबर ऑफ लोकसभा से। अब लोकसभा को सर्व कर रहे हैं तो जो लोकसभा के मेंबर होंगे वही इलेक्ट करेंगे इनको। वैकेंसी का क्या है, जब तक कि न्यू इलेक्शन होने जाते तब तक ये वैसे बने रहेंगे, जैसे ही हो जाते हैं तब लोकसभा न्यू इलेक्शन कंडक्ट करेगा। इसकी डेट फिक्स की जाएंगी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के द्वारा, और इनकी जो टर्म होगी ये यूजुअली कंटिन्यू रहेगी फॉर द लाइफ ऑफ लोकसभा। जब तक कि लोकसभा है तब तक ये बने रहेंगे, जब तक कि नए आ नहीं जाते स्पीकर तब तक ये बने रहेंगे। इसके साथ साथ इनको टेन्योर खत्म होने से पहले भी निकाला जा सकता है, या फिर इनको अपनी सीट खाली करनी बन सकती है। और इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि स्पीकर अब मेंबर ही नहीं रहे लोकसभा के, या फिर इन्होंने अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर दिया हो, या फिर इनको निकाला गया हो। अब इनको अगर निकालना है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजॉरिटी के साथ, सारे मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, और 14 डेज की इनको नोटिस दी जाएगी स्पीकर को, और तब इनको निकाला जाएगा। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो अगर लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोकसभा डिसॉल्व ही हो गई, तो यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं ये कंटिन्यू करेंगे अंटिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जब तक ये न्यू लोकसभा जो है ये नहीं मिल जाती तब तक ये इसको कंटिन्यू करेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो वो है इनके रोल, इनकी पावर और फंक्शन। ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ऐसा क्या काम कर रहे हैं ये। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखती हूँ, ही और शी मेंटेन्स ऑर्डर या फिर डेकोरम हाउस का, और इनकी जो अथॉरिटी होती है ये फाइनल होती है। दूसरी बात, ये इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर, अब देखो ये जो सारी यहाँ पे चीज़ें लिख रही हूँ ना, ये यहाँ पे दी गई है, मेंटेन ऑर्डर, इंटरप्रेट रूल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये इंटरप्रेटर होते हैं। किसकी इंटरप्रेटर है ये, पहले तो है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर, दूसरे है ये इंटरप्रेटर रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्लस कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि ये पार्लियामेंट के रिलेटेड टर्म्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इस तो ये समझ में आया आपको, इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके साथ साथ ये सस्पेंड कर सकते हैं हाउस को इन एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं है। कोरम का मतलब क्या हुआ कि 1/10, ये क्वेश्चन में आ सकता है, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/10 होती है ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इसे ये कोरम, अगर ये यहाँ पे नहीं है तो ये सस्पेंड कर देंगे, एडजर्न कर देंगे हाउस को। इसके साथ साथ इनका वोटिंग का भी एक पॉइंट है। जनरली हमारे स्पीकर वोटिंग नहीं करते हैं, नॉर्मली तो नहीं करते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि टाई हो जाए। ठीक है, और तो टाई होगी तो फिर क्या होगा, तब ये कास्टिंग वोट देंगे अपना, और फिर इनका जो डिसीजन होगा ये फाइनल होगा। समझ में आया। तो जब टाई होगा तो स्पीकर को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा कि सर देखो टाई हो गया है, आप सॉल्व करो अभी इस प्रॉब्लम को। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं पता है, टाई ब्रेकिंग वोट। टाई ब्रेकिंग वोट नाम में ही लिखा गया है, वर्ड एसोसिएशन करके याद रखना। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, ये जॉइंट सिटिंग लेते हैं, राइट। तो जॉइंट सिटिंग में और बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों की भी, तो यहाँ पे ये इसे प्रिसाइड करते हैं।
और ये क्यों लाया जाता है जॉइंट सिटिंग, जल्दी से याद कीजिए। अगर किसी बिल के रिलेटेड डेड लॉक लग गया हो तो इस डेड लॉक को एंड करने के लिए जॉइंट सिटिंग दी जाती है। इसके साथ साथ कुछ सीक्रेट सिटिंग्स होती है। अब सीक्रेट सिटिंग का मतलब क्या, देखो हो सकता है कि सीक्रेट सिटिंग हो रही है और कोई एक लीडर है, इन पर्टिकुलर लीडर ने हाउस के एक कोई रिक्वेस्ट कर दी। अब इस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है अलाउ नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये भी स्पीकर ही डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, ये कोई बिल है यहाँ पे लाया गया है, अब ये बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है ये डिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर, और इनका जो डिसीजन होगा ये फाइनल होगा। समझ रहे हो। इसके साथ साथ डिफेक्शन केस में स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे, ये डिसाइड करते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं क्या। देखो हमने देखा था 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में यहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्या कि नहीं किया जा सकता, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू भी किया था, इनका 1992 का रूलिंग है वहाँ पे। इसके साथ साथ हमारे जो स्पीकर होते हैं ये एक्स ऑफिशियो रोल्स भी निभाते हैं। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ही आप स्पीकर बन गए लोकसभा के, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आप चेयरमैन बन जाओगे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, या फिर आप चेयरमैन बन जाओगे कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि ये अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को, सुपरवाइज करते हैं काम कैसे चलना चाहिए, फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, या फिर रूल्स कमेटी के, जनरल पर्पस कमेटी के। देखो सारी चीज़ें याद नहीं रखना, 2-3 बस याद रखो, बस जो इजी है वो भी कहीं पे लिखना हो तो। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो एक बात आपको समझ में आई कि हमारे जो स्पीकर है ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो हमें कोशिश करनी है कि इनकी जो इंडिपेंडेंस है और इम्पार्शलिटी है इसे कोई चोट ना पहुँचे, ये अच्छे से काम कर सके। देखो इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ। अब सोचो कि इनका जो टीन्योर है काम करने का, या फिर इनको सिक्योरिटी ही नहीं है तो ये कितना डर डर के काम करेंगे। इनको लगेगा कि अगर मैं यहाँ वहाँ पे कहीं गलती से बोल दूँ रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट या फिर किसी भी मेंबर के अगेंस्ट, तो ये तो मुझे निकाल देंगे अपने काम से। तो फिर ये रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए इनका ही मानेंगे, अपने मन से जो सही बात है, जो सही चीज़ है वो कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे प्रेजुडिस एटीट्यूड दिख सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी को मेंटेन करें हमारे स्पीकर के। पर क्वेश्चन ये आता है ना कि ये करेंगे कैसे हम लोग। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, लॉजिकली सोचो, कोई रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत। हम पहले तो इनकी टेन्योर को फिक्स करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था जजेस की टेन्योर को फिक्स किया गया था। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इनको बाहर निकालना चाहते हो इनकी पोस्ट से तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी और सारे मेंबर्स का सपोर्ट यानी कि मोर देन हाफ यहाँ पे लगेगा। इसके साथ साथ इनकी जो सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, ये फिक्स किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो पैसे हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे, और यहाँ पे कोई एनुअल वोटिंग नहीं होगी। समझ में आया कैसे हम टेन्योर को फिक्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि आप स्पीकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हाउस में, एक्सेप्ट, ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सब्सटेंशियल मोशन। लेकिन वैसे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि ये स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं और मेंबर सारे इनको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, भाई ये काम कैसे करेंगे फिर। समझ में आ रहा है, ये चुप कैसे करेंगे लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या है, प्रोसीजरल पावर्स, इनकी जो भी प्रोसीजरल पावर होगी ये इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट जुरिसडिक्शन। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे नहीं बोलेंगे कि देखो भाई स्पीकर ने ये बोल दिया, ये प्रोसीजरल पावर के अंडर ये काम कर दिया, चलो कोर्ट में लेके जाओ इनको, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। वोटिंग का क्या है, वोटिंग सिर्फ कास्टिंग वोट बोला मैंने आपको इम्पार्शलिटी के लिए। इसके साथ साथ अगर आप रैंकिंग देखो ना, ऐसी रैंकिंग अगर हम देखें सारे मेंबर्स की तो ये 7th नंबर में आते हैं। ये इक्वल है, अब ये याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इक्वल होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। समझ में आया, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये
सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, उनके ऊपर होंगे, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो नहीं है, लेकिन जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन को समझो। हमने मेंस में एक टॉपिक देखा है जहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कंपेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। अब यह इसलिए जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल होगा वहाँ पे हम ये एंगल देखेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या कह रहा है, ब्रिटेन के जो स्पीकर होते हैं ये रिज़ाइन कर देते हैं पार्टी से, और फिर इससे क्या होता है, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। कैसे? इन्होंने पार्टी छोड़ दी ना, अभी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या करेंगे, अपने मन से काम करेंगे, तो कुछ प्रेजुडिस नहीं होगा प्रीवियस पार्टी का, राइट। इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा है ना कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा आपकी पार्टी की मेंबरशिप को। तो फिर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो इतनी मेंटेन नहीं हो पाती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, और वो है इलेक्शन और टेन्योर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर का। ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हम जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन सबको देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। बहुत सिंपल है, जैसा हमने स्पीकर का देखा था वैसे ही सिंपल डेप्यूटी का भी है, और इजी है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस है, बस उसको याद रखना है और यू विल बी डन विद इट। अब टेन्योर और इलेक्शन को देखते हैं। अब लोकसभा में काम कर रहे हैं तो लोकसभा के मेंबर्स ही इसको देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लोकसभा के मेंबर्स इसको स्पीकर की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इनको इलेक्ट करेंगे। जो डेट होंगी ये हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखो याद करो, जब स्पीकर का हो रहा था इलेक्शन यहाँ पे तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे। अब जब डेप्यूटी स्पीकर का यहाँ पे डेट डिसाइड करना है तो स्पीकर यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं डेट को, इलेक्शन डेट को आई मीन। और जो वैकेंसी है उसका क्या है, वैकेंसी न्यू इलेक्शन जो है ये लोकसभा लेंगी, और इनकी डेप्यूटी की जो टर्म होगी ऑफिस की, ये यूजुअली जब तक लोकसभा रहती है तब तक ये काम करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके टेन्योर ख़त्म होने से पहले इनको बाहर निकाला नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें हैं जिससे ये पहले ही वैकेट कर सकते हैं अपनी सीट को। जैसे कि अब ये मेंबर ही नहीं रहे लोकसभा के, या फिर इन्होंने अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से रिज़ाइन कर दिया, या फिर इनको निकाला गया रिजोल्यूशन पास करके, रिजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स था, और फिर इनको 14 डेज़ की नोटिस देनी पड़ेगी और आप फिर इनको निकाल भी सकते हो काम से। समझ में आया? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनका रोल समझना ज़रूरी है। इनका रोल क्या होता है डेप्यूटी का? तो ये परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ स्पीकर की। अगर हमारे स्पीकर ऑफिस में है ही नहीं, इनकी जगह खाली हो गई है, तो फिर उनकी जगह पे कोई लगेगा ना, तब डेप्यूटी आते हैं और वो इसे देखते हैं डेप्यूटी स्पीकर। इसके साथ साथ जॉइंट सीटिंग में भी अगर हमारे स्पीकर एब्सेंट है तो ये यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे। ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, लेकिन जो स्पीकर हमने देखा ना, हमारे स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है डेप्यूटी स्पीकर, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस को। समझ में आया? ये पॉइंट गलत नहीं करना आपको, पेपर में पूछे तो ये स्पीकर को सबऑर्डिनेट नहीं है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस को। इनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी होती है। अगर ये अपॉइंट हो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में तो ऑटोमेटिकली ये चेयरमैन भी बन जाएंगे उसके। ये भी याद रखना आप, अगर अपॉइंट हो गए किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि उसके चेयरमैन ये बन गए हैं। वोटिंग का क्या है, वोटिंग का क्या मैटर है यहाँ पे? नॉर्मली वोट नहीं करते हैं, जब प्रिसाइड करते हैं तभी एक्सरसाइज करते हैं अपनी कास्टिंग वोट को, जब टाई हो जाता है। तो टाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तभी इनको बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर इनको रिमूव किया जा रहा है, इनको अगर निकाला जा रहा है, तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस मीटिंग में कंसिडरिंग हिज और हर रिमूवल, और ये ही और शी कैन बी प्रेजेंट बट नॉट प्रिसाइड। प्रेजेंट रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रह सकते। देखो ऐसे ही स्टेटमेंट्स पेपर में आते हैं कि एक स्टेटमेंट में छोटू सा स्टेटमेंट सी में ऑप्शन में दे देंगे कि जो डेप्यूटी स्पीकर है ये कैन बी प्रेजेंट बट नॉट प्रिसाइड, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, कैन बी प्रेजेंट नॉट प्रिसाइड। इसके साथ साथ जो स्पीकर है, जब स्पीकर होते हैं हमारे, डेप्यूटी स्पीकर नहीं, जो स्पीकर है ये अगर प्रिसाइड कर रहे हो तो डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ये एक ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे हो जाते हैं। ये बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नॉर्मली वोट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इतनी धीरे धीरे बता रही हूँ आपको। समझ में आया? ठीक है। अब देखो बाकी का क्या है। यहाँ पे मैं एक पेज ले लेती हूँ, ये देखो
अब ये समझो कि अगर स्पीकर अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं तब क्या होता है, लेकिन इनका सैलरी और अलाउंसेस का क्या है मैटर ये भी पार्लियामेंट फिक्स करेगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनके पैसे आएंगे सैलरी के। यहाँ पे कन्वेंशंस क्या कहते हैं, कन्वेंशंस क्या बोल रहे हैं, जब तक 10th लोकसभा थी, ठीक है, जब तक कि 10th लोकसभा थी, दोनों भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली रूलिंग पार्टी से होते थे। लेकिन फिर 11th लोकसभा आई, इसमें क्या कहा गया कि जो स्पीकर होते हैं ये जो रूलिंग पार्टी है या फिर अलायंस है, लेट से अगर अलायंस हो तो तब वहाँ से आएंगे, और जो डेप्यूटी स्पीकर है ये अपोजिशन पार्टी से आएंगे। ओके, अच्छा, इनका ओथ का क्या है, ओथ कौन दिलवा रहा है, डेप्यूटी स्पीकर कोई भी वोट डज नॉट टेक सेपरेट ओथ, वो सेपरेट ओथ नहीं लेते हैं। यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, तो गलती नहीं करना। डेप्यूटी स्पीकर डज नॉट टेक सेपरेट ओथ वाइल अज्यूमिंग ऑफिस, जब ये ऑफिस अज्यूम करते हैं तब कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे ओथ नहीं ली जाती है इनके द्वारा। अब देखो, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो, यहाँ पे क्या हुआ था। 1921 की बात है, कब की बात है, 1921 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे ही, 1919 में। ये मैंने आपको इसकी रिलेटेड हिंट दी थी, अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट आया। यहाँ पे ये बोला गया था कि जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का, ये सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पेपर में आ सकता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज वेर इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट, और 4 एक्ट यहाँ पे ऐसे हिस्टोरिकल दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ऐसे याद रखो, 1919 2 बार दिया है, तो ऐसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये 2 लोग ये इंट्रोड्यूस हो गए, ऐसे याद रखो। यहाँ पे इसको क्या कहा गया, दे कॉल्ड इट एज अ प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, स्पीकर नहीं बोलते थे, प्रेसिडेंट और डेप्यूटी स्पीकर बोलते थे। और जो गवर्नर जनरल होते थे तब के, ये प्रिसाइड करते थे मीटिंग्स को। बिफोर दिस जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी ये 1921 में हुई थी। और यहाँ पे एक बात ये बस याद रखनी है कि जो यहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन स्पीकर थे, देखो ये फैक्ट्स की बातें हैं लेकिन ये बातें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, अगर स्टेट पीसीएस में पूछ ले तो वे गलती नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अच्छा यहाँ पे स्पीकर थे फेडरिक वाइट और डेप्यूटी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन स्पीकर कौन थे, 1952 की बात 1925 की बात है, ये थे विट्ठल भाई पटेल। ओके, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यहाँ पे क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर बदल गया, फिर इसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किया गया, और फिर तब से ही 1947 के बाद भी हम यही नॉमेनक्लेचर को यूज़ कर रहे हैं। फिर फर्स्ट लोकसभा हुई, अच्छा ये तो बात आपको पता ही होनी चाहिए, यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। क्या है, फर्स्ट लोकसभा कब हुई थी हमारी, फर्स्ट लोकसभा ये हुई थी 1946 से लेके 1956। यहाँ पे स्पीकर थे जीवी मालवनकर, ये स्टेट पीसीएस में टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर इन द फर्स्ट लोकसभा 1946 से 1956 के बीच हुई थी, तब बताओ, तो वो थे जीवी मालवनकर। इसके साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, अभी डेप्यूटी स्पीकर देख रहे हैं इसलिए अयंगर, ठीक है, ये थे यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर। मालवनकर जी जो थे ये इन्होंने हेल्ड किया था स्पीकर की पोस्ट को इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविजनल पार्लियामेंट भी। ओके, अब देखो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे याद कैसे रखोगे, मल्टीपल रिवीजन, और कोई उसका आंसर नहीं है। जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करोगे उतना अच्छा, दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि रिवीजन इज मस्ट, और उससे इंपॉर्टेंट है आपका रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को, राइट, ठीक है। अब देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के चेयरपर्सन्स होते हैं उनका क्या पैनल है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे ये जो स्पीकर होते हैं द स्पीकर, यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स से यहाँ पे कोई स्पीकर है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये नॉमिनेट करेंगे अप टू 10 मेंबर्स। कितने मेंबर्स, ये यहाँ पे लिख चुकी हूँ वैसे मैं, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर मैक्सिमम 10, तो अप टू 10 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस, जब
लेट्स से स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो स्पीकर एब्सेंट थे तो डेप्यूटी स्पीकर ने काम कर लिया, अब डेप्यूटी स्पीकर का एब्सेंट है तो फिर कौन काम करेगा, तो यहाँ पे कोई भी हाउस का प्रिसाइड करने वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट। कौन से जो स्पीकर ने अभी नॉमिनेट किए हैं 10 लोग अप टू 10 पीपल, इनमें से इनकी पावर क्या होगी, सेम एज स्पीकर। जब अच्छा सेम एज स्पीकर मतलब क्या, जब प्रिसाइड कर रहे हो तब की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं। जब प्रिसाइड कर रहे हैं तब जैसे स्पीकर की काम होते हैं वैसे ही काम होते हैं इनके भी। टर्म कैसा होता है इनका, ये जब तक कि न्यू पैनल नॉमिनेट नहीं कर देता किसी और को तब तक बने रहते हैं। पैनल मेंबर जो होते हैं दे कैन नॉट प्रिसाइड इफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस आर वैकेंट। ये समझना है आपको, गलती नहीं करना यहाँ पे पैनल मेंबर्स जितने भी है अप टू 10 यहाँ पे जो नॉमिनेट किए गए हैं स्पीकर के द्वारा, ये प्रिसाइड तब तक नहीं करेंगे जब तक कि स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर वैकेंट नहीं हो जाते, खाली नहीं हो जाते। तो इनको वेट करना पड़ेगा, ये जब जगह ये चले जाएंगे किसी कारण की वजह से तभी ये चीज़ें होगी। ओके, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस यूपीएससी को बहुत पसंद है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पैनल मेंबर जो होते हैं दे कैन नॉट प्रिसाइड इफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ऑफिसेस आर वैकेंट। ओके, ये अभी आप देख चुके हैं। दूसरा ये है, जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तब जो प्रेसिडेंट होते हैं ये अपॉइंट करते हैं मेंबर टू परफॉर्म द स्पीकर्स ड्यूटीज़। तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे रोल आ गया। तीसरी चीज़, जो इलेक्शंस होते हैं ये जितने जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ASAP यहाँ पे किए जाते हैं। समझ में आया? देखो स्पीकर के कुछ चीज़ें होती है जो समझना ज़रूरी है। इट ऑकर्स आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हो जाता है तब ये चीज़ें होती है। बिफोर द, देखो क्या हो रहा है, कब हो रहा है एग्जैक्टली, कब, व्हेन इट इज़ ऑकरिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। ये देखो अगर यहाँ पे जनरल इलेक्शन हो गए तो आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है, और बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, तो इसके बीच ये चल रहा है। जनरल इलेक्शन हो गए, फर्स्ट मीटिंग होने की बाकी है, इसके बीच ये हो रहा है। स्पीकर की प्रो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके बाद जो लास्ट लोकसभा स्पीकर होते हैं ये वैकेट करते हैं ऑफिस को बिफोर द फर्स्ट सिटिंग। ऑलराइट, तो क्या हो रहा है, लोकसभा अपना काम कर रहा था, अब लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर है ये क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे ऑफिस की बिफोर द फर्स्ट सिटिंग। ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को, यूजुअली जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना रैंक में, तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको ही करते हैं स्पीकर प्रो टेम, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं। और इनकी ओथ क्या होती है, ओथ इनको दिलवाया जाता है एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनकी पावर सेम होती है एज अ स्पीकर। ड्यूटीज़ भी सेम, वही बोल बच्चन आपको याद रहेगा क्या क्या है। तो प्रिसाइड करेंगे ओवर फर्स्ट सिटिंग न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के, एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को मेंबर ऑफ द टू द न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन को ऑफ द न्यू स्पीकर। और टेम्पररी ऑफिस होता है इनका, ये ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ टेम्पररी ऑफिस, एग्जिस्ट ओनली अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए ही होता है, और ये ऑटोमेटिकली एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाएगा जैसे ही न्यू स्पीकर यहाँ पे इलेक्ट हो जाएंगे। ओके, रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे आपको। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है ये सारी की सारी लॉजिकली समझने वाली चीज़ें हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। कल हम कंपैरिजन देखेंगे राज्यसभा का, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे पार्लियामेंट के रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अच्छे से आप इसे रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए सारी इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।